एक आदमी किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे जंगल में खींचता हुआ लेकर जा रहा था। चलो ना, जल्दी करो। मुझे डर लग रहा है। देखो कितना घना जंगल है और अंधेरा भी हो रहा है। मेरे बाबा बता रहे थे कि इस जंगल में शेर रहते हैं। चलो यहाँ से चलें। अरे पगली, तू डरती बहुत है। यहाँ कोई नहीं आने वाला। आज तेरा शिकार तो मैं ही करूँगा। धत। आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ा और झाड़ियों में खींच ले गया। कुछ देर बाद जंगल चीख से गूंज उठा। शंकर अभी भी बदहवास जंगल में भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन को किसी ने दबोच लिया और उसकी पल भर में जान निकल गई। उत्तराखंड का एक गांव राजनगर। चीना के पिता दिनू गांव में मौजूद लोगों से कहते हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी चीना अभी तक घर वापस नहीं आई। वो जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। दिनू की बात सुनकर गांव की कुछ औरतों ने बताया, दीनू काका, हमने चीना को देखा था। वो आज जंगल के भूतिये हिस्से में जा रही थी। हमने उसे वहाँ जाने से मना भी किया था, लेकिन उसने कहा माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लानी है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो। हे भगवान, चीना तूने क्या किया? तू वहाँ क्यों गई? ये कहते हुए दिनू जोर जोर से रोने लगता है। चीना की माँ ने कहा, आप सब यहाँ हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, जाकर मेरी बेटी को ढूंढिए। गांव के मुखिया निरंजन ने कहा, अगर चीना जंगल के भूतिया हिस्से की ओर गई है तब तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हमें बिना देर किए चीना की खोज करनी चाहिए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। महिलाएं, बूढ़े और बच्चे अपने घरों के अंदर ही रहेंगे। हम सब छोटे छोटे झुंड बनाकर चीना की खोज करेंगे। और हाँ, कोई भी आदमी झुंड से अलग नहीं होगा। मुखिया के साथ सभी लोग चीना की खोज में निकल पड़ते हैं। जंगल काफी घना था और अंधेरा भी हो चुका था। जंगल में चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। ऐसी खामोशी मन में डर पैदा कर रही थी। बहरा कर देने वाली खामोशी को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी हो। ना तो किसी प्रकार की चहचहाहट और ना ही पत्तों की सरसराहट थी। यहाँ कोई ऐसी शक्ति जरूर थी जिसकी मर्जी के बिना जंगल का एक पत्ता भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। हरिया ने कहा, मुखिया जी, मुझे डर लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। सुबह चीना की तलाश करेंगे। चुप रह कायर। अगर चीना जिंदा है तो सोच वह किस हाल में होगी। हम उसे इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुंह बंद कर और आंखें खोलकर अपने चारों ओर चीना की तलाश कर। टॉर्च की रोशनी के बीच वे लोग धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। जंगल में गहरे गड्ढे और काफी फिसलन थी और सबके लिए जंगल का यह हिस्सा अभी भी अछूता था। इस हिस्से के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, इसलिए सभी संभले हुए कदमों से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक राक्षसी छाया उनकी टॉर्च की रोशनी के किनारे से होकर गुजरी। वह बहुत ही अजीब और भयानक था। इससे पहले आज तक वहां उन लोगों ने ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। वहां मौजूद सभी चुपचाप झाड़ियों के बीच छिप गए। कुछ देर बाद जब एहसास हुआ कि वो भयानक परछाई वहां से जा चुकी है, तो वो सब जंगल से बाहर भागते हुए बाहर निकल आए। वह लंबी घासों के बीच से भागते हुए गांव की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी चंदू का पैर किसी चीज से टकराया। वो टॉर्च की रोशनी में देखता है तो ये किसी की लाश थी। चंदू ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मुखिया जी, यहाँ आइए, देखिए यहाँ किसी की लाश पड़ी है। सबने देखा तो हैरान रह गए। यह शंकर की लाश थी। मुखिया ने कहा, ये तो शंकर है, हमारे गांव का डाकिया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था? देखो इसकी सांसें चल रही है या नहीं। वीरेन ने शंकर को देखते हुए कहा, मुखिया जी, ये तो मर चुका है। इसे किसी जानवर ने मारा है। इसकी गर्दन में गहरे घाव है। चलो सब यहाँ से। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम कल सुबह आकर चीना की तलाश करेंगे। सभी गांव वाले शंकर की लाश लेकर वापस आ जाते हैं। गांव में शंकर की लाश देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। गांव में भीड़ लगी होती है। तभी वीरेन की नजर भीड़ के बीच खड़ी चीना पर पड़ती है। वो उसे देखकर चीख उठा, अरे देखो सब, चीना तो यही है। वीरेन की इस बात ने सभी को हैरान कर दिया। चीना के पिता दीनू ने चीना से पूछा, कहाँ थी तू अब तक? बाबा कैसी बात कर रहे हो? मैं तो शाम को ही घर आ गई थी।
और माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियों को घर पर रखा। माँ तब घर पर नहीं थी तो मैं गाय के लिए घास काटने लगी। तभी बछड़ा छूटकर भाग गया। उसे पकड़ने के लिए मुझे झरने के पास तक जाना पड़ा, तब जाकर वो मिला। जब उसे वापस लेकर आई तो आप सबको यहाँ देखा तो मैं भी आ गई। भगवान की कृपा है जो बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। चीना, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू या गांव का कोई भी सदस्य जंगल के उस हिस्से की ओर नहीं जाएगा। अरे लेकिन मुखिया जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शंकर वहाँ क्या करने गया था। मुखिया ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव लाते हुए कहा, इस बात का पता तो कल सुबह ही चलेगा, जब हम उस जंगल में जाकर एक बार फिर पड़ताल करेंगे। अगले दिन सुबह मुखिया और कुछ गांव वाले हथियारों के साथ उस जंगल में जाते हैं जहां कल रात उन्हें शंकर की लाश मिली थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें ना तो कोई आदमी मिला और ना ही किसी जानवर के निशान। आखिरकार वो सब अपनी तलाश पूरी करने के बाद वापस आ गए। 1 महीने बाद साइकिल पर सवार एक आदमी गांव की ओर बढ़ा जा रहा था। शाम ढल चुकी थी कि तभी उसने साइकिल पर तेजी से ब्रेक मारा और साइकिल से गिर गया। वो उठ ही रहा था कि तभी उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा, जो दूर गांव तक भी सुनाई दे रही थी। मुखिया और दूसरे लोगों ने भी इस चीख को सुना था। मुखिया ने कहा, ये चीख जंगल से आ रही है, चलो सब हमें जाकर देखना चाहिए, कोई मुसीबत में है। वह सभी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं कि तभी जंगल के बाहर चीना मिलती है। वो सभी चीना को इस वक्त देखकर दंग रह जाते हैं। मुखिया ने चीना से पूछा, चीना, तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? मैं तो क्या मैं तो लगा रखा है, सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही तू? चीना ने घबराते हुए कहा, मैं तो मुखिया जी, मैं तो माँ के लिए जड़ी बूटियां लेने आई थी, लेकिन किसी के चीखने की आवाज सुनी तो इधर आ गई। मुखिया ने चीना को डांटते हुए कहा, अब की बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा यहाँ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चीना ने घबराते हुए कहा, जी मुखिया जी, समझ गई। चीना को वापस घर भेजकर वह सभी जंगल के अंदर उस इंसान की तलाश में चले गए जिसकी चीख अभी कुछ देर पहले उन्होंने सुनी थी। मनोहर ने मुखिया को आवाज देते हुए कहा, मुखिया जी, इधर देखिए, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। सबने पास जाकर देखा, यह सुमित की लाश थी जो दूसरे गांव में रहता था। मुखिया ने कहा, इसे गौर से देखो, इसकी मौत किसी जानवर के हमले से नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर कोई जानवर हमला करता तो केवल इसके चेहरे पर ही चोट क्यों आती? ज्यादातर जानवर इंसान के पैर और हाथ पर सबसे पहला वार करते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो ले चलो इसे। अब मुझे इस बात की जानकारी रेंजर साहब को देनी ही होगी। अब वही यहाँ हो रही घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर माइकल वॉन ऑफिस में चिंतित बैठे थे। तभी वहां पीटर वुड आते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। माइकल वॉन ने पीटर का स्वागत करते हुए कहा, ओ पीटर, गुड टू सी यू। कम ऑन माय फ्रेंड, हैव अ सीट। पीटर ने माइकल वॉन से पूछा, माइकल, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपने मुझे अर्जेंट बुलाया है? आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पीटर, राजनगर विलेज से मुखिया निरंजन का तार आया है। वहां कोई अनजान मैन इंटर है जो लोगों को मार रहा है। लोकल पुलिस भी अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। उन गांव वालों ने बड़ी ही उम्मीद से मुझे तार किया है। मुझे भी उनकी मदद करनी है, लेकिन इस वक्त मैं वहां नहीं जा सकता। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। डॉक्टर्स ने उसे लंदन ले जाने के लिए कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन गांव वालों की मदद करूं। पीटर ने बड़ी ही गंभीरता से माइकल वॉन से पूरी बात सुनी और कहा, माइकल, आप टेंशन मत लो, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ और जाकर वहां हो रही घटनाओं के बारे में पता लगाता हूँ। ओ पीटर, तुमने मेरी चिंता ही दूर कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस हत्यारे को जरूर पकड़ने में कामयाब होगे। पीटर उसी दिन राजनगर चला जाता है और वहां पहुंचकर फॉरेस्ट ऑफिस में गांव के मुखिया और लोगों से बातें करते हुए कहता है, आप लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी जानवर का नहीं है? जनाब, अगर कोई जानवर किसी का शिकार करता है तो उसके शरीर पर पंजों और दांतों के हमले के निशान होते हैं, लेकिन हमने आज तक जितनी भी लाशें देखी हैं उनके शरीर पर ऐसे कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं। जनाब, ये जो कोई भी है इंसानों का मांस नहीं खाता, बस ये लोगों को मार रहा है। अगर कोई हत्या हो रही है
तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। यहाँ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या सारी घटनाएं जंगल के केवल एक ही हिस्से में हो रही है? जनाब, पहले हमें भी यही लगता था कि जंगल के केवल उत्तरी छोर पर ही जो जाएगा वो मरेगा, लेकिन अब तो लोग जंगल के बाहर भी उसी तरह से मरने लगे हैं। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? जी जनाब, बीरेन सच कह रहा है। आजकल जंगल के बाहर खुले हिस्से में भी इसी तरह से मौतों का सिलसिला जारी है। ना जाने हमारे गांव को किस शैतान की नजर लग गई है। अब आप ही कुछ करिए, वरना ये गांव बहुत जल्दी वीरान हो जाएगा। हम अपने जानवरों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में तो वो सब भूखे मर जाएंगे। पीटर गांव वालों की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उस कातिल को पकड़ लूँ। मैंने इंस्पेक्टर सदाशिव को बुलाया है और रात में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी है। कातिल हमसे बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगा। पीटर ने गांव में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी थी और रात में भी पुलिस अधिकारी गांव में तैनात किए जा चुके थे। करीब 3 दिन बीत चुके थे। गांव और उसके आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई थी। एक रात गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी सदाशिव ने बात करते हुए पीटर वुड से कहा, सर, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर हत्यारा है। पीटर सदाशिव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? सर, यह हत्यारा बड़ी ही चालाकी से काम करता है। इसने अभी तक जिन भी लोगों को मारा है वो सब के सब गांव के बाहर के लोग थे, और वो जंगल क्यों गए थे ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुझे लगता है कि हत्यारा इसी गांव का है। तब तो हमारे पेट्रोलिंग की वजह से वो बाहर नहीं आएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें पुलिस हटानी चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक बात यह भी है कि सारी हत्याएं अमावस्या की रात ही हुई है और आज भी अमावस्या की रात है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हत्यारा आज जरूर अपने शिकार की तलाश में बाहर आएगा। बस मुझे उसी पल का इंतजार है सर। और अगर आज की रात हत्या नहीं हुई तो हमें अपराधी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनानी होगी। रात के करीब 1 बजे पीटर वुड एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बनाए गए चबूतरे पर बैठा था। नम हवा धीरे धीरे उसकी त्वचा को छू रही थी और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी पीटर को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। पीटर डरते हुए धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगा। पेड़ों की ऊंची कैनोपी से रिश्ता चांदनी का मंद प्रकाश रास्ता दिखा रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो इंसानी मांस की सड़न और खून की गंध की तरह लग रही थी। पीटर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पीटर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ के पास एक बार फिर पायल की आवाज आई। पीटर ने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ये चीना थी जो पेड़ के पीछे तालाब के पास नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी। पीटर उसे देखते ही रह जाता है। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी चीना पीटर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पीटर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन है जो इस सर्द रात में नहाने के लिए यहाँ आई है। पीटर ने चीना की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया था। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में पीटर सपनों की दुनिया में खो गया। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी के अच्छे पल गुजरने लगे। आज से पहले इतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह सुकून उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो मर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंस्पेक्टर सदाशिव अपने साथियों के साथ पीटर को खोजते हुए उस तालाब तक आ पहुंचे जहां पीटर की लाश पड़ी थी। पीटर की लाश देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सदाशिव कहता है, विष्णु, जाकर देखो इनकी सांसें चल रही है या नहीं। विष्णु ने पीटर के पास जाकर देखा और इंस्पेक्टर से कहा, सर, ये तो मर चुके हैं, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है, इनके शरीर में ना तो किसी प्रकार के जख्म है और ना ही चोट के निशान। इंस्पेक्टर सदाशिव पीटर की लाश के पास गए और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हटो, मुझे देखने दो। पीटर को सदाशिव ने बारीकी से देखा। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला।
तो उन्होंने बॉडी को उल्टा किया और अपना परीक्षण जारी रखा। सदाशिव ने कुछ देखकर हैरानी से कहा, विष्णु, ये देखो, इनकी गर्दन के पीछे ये अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और यहाँ ये अजीब सा निशान भी है, मानो किसी ने इनकी गर्दन पर कोई सुइयां चुभो दी हो। सर, यह तो बहुत अजीब है। ये जो भी है बहुत ही खतरनाक है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। तुम सब जाओ और आसपास की अच्छे से तलाशी करो, कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। सारे पुलिस वाले आसपास के जंगल और झाड़ियों में तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने कहा, सर, ये पहेली अब हमें कातिल तक पहुंचाएगी। मुखिया से पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसने सदाशिव से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये पायल किसकी है? हाँ, अगर गांव की हर महिला से पूछताछ की जाए तो शायद पता लग सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने सभी लोगों से पूछताछ शुरू किया तो अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए। हम अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। सदाशिव ने विष्णु को पास बुलाते हुए कहा, विष्णु, यह जिस किसी की भी पायल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे खोजते हुए दोबारा जंगल की ओर जरूर आएगा। इसलिए तुम अपनी टीम के साथ उस तालाब के आसपास नजर रखो। जी सर। कुछ दिनों तक गांव में बिल्कुल शांति थी। किसी प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हुई। इधर चीना की माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। एक रात चीना को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह हड़बड़ा कर उठती है। वो देखती है कि उसकी माँ छटपटा रही थी। वह माँ की हालत देखकर घबरा गई। उसने कहा, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए चीना घर के बाहर बने एक खंडहर नुमा कमरे की ओर भागती है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। चीना ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अपनी जेब से एक छुरा निकालकर अपनी नस काट ली। कुछ घंटे बाद चीना उस कमरे से बाहर निकलती है। वह बहुत कमजोर लग रही थी और वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। उसने अपनी एक मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था। वह कराहती और लड़खड़ाती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ अब तक बेहोश हो चुकी थी। चीना ने अपनी मुट्ठी से एक काला चमकीला पदार्थ निकालकर अपनी माँ के मुंह में डाल दिया और माँ के पास ही बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह चीना की माँ, जो कल बीमारी से तड़प रही थी, अब वो पूरी तरह ठीक नजर आ रही थी। माँ ने देखा कि चीना जमीन पर पड़ी हुई है। उसने चीना को आवाज लगाते हुए उठाया, चीना, तू यहाँ क्यों लेटी है? उठ बेटी, सुबह हो गई है। चीना ने माँ की आवाज सुनकर आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, चीना, तू आराम कर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद चीना की माँ डॉक्टर शांति भूषण को लेकर अपने घर आ जाती है। चीना का कुछ देर परीक्षण करने के बाद डॉक्टर चिंतित होते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, चीना के शरीर में खून की बहुत कमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जिंदा कैसे है। आराम करने दीजिए, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। इधर विष्णु ने इंस्पेक्टर सदाशिव से कहा, सर, हम लोगों को उस तालाब पर नजर रखते हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस पायल की खोज में वहां कोई भी नहीं आया। विष्णु, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन इस बात से ज्यादा मुझे एक बात और खाई जा रही है। कौन सी बात सर? सदाशिव कुर्सी से खड़े हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, विष्णु, कल अमावस्या थी। मुझे पूरा यकीन था कि कल हत्यारा अपने शिकार पर जरूर निकलेगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने पैटर्न्स को तोड़ दिया। समय बीतता गया और गांव के आसपास की रिसर्च के लिए एक टीम भी वहां आ चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे मशहूर जूलॉजिस्ट अनमोल चटर्जी। इंस्पेक्टर सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल जी, आपने इतनी कम उम्र में ही इतनी शोहरत हासिल कर ली है, ये काबिले तारीफ है। मैंने सुना है कि आप जंगली जानवरों के अलावा भूत प्रेतों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च भूत प्रेतों पर नहीं, बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और जानवरों पर उसके प्रभाव पर है। इससे हमें जानवरों की बिहेव और मृत्यु के रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तो समझ से परे है। शायद आप ही कुछ पता लगा सके। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है जहाँ पीटर का कत्ल हुआ था, वहां से कोई चीज आपको मिली है? हाँ,
मुझे वहां से पायल मिली है, लेकिन हम अभी तक पता नहीं लगा सके कि वो किसकी है। ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जा रहा हूँ। वापस आकर हम दोनों बात करते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद एक रात इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल के पास आते हैं और कहते हैं, अनमोल जी, मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूं। आप लोग इस अमावस्या तक जंगल में ना जाएं। सदाशिव जी, मैं जानता हूँ कि आप हमारी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। और आप ही ने तो कहा है कि हत्यारे ने खुद अमावस्या का अपना पैटर्न तोड़ दिया है, और पिछली अमावस्या को किसी की हत्या भी नहीं हुई, फिर किस बात की घबराहट? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने आपको ये कह दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जंगल जाएं तब इन दोनों कांस्टेबल को अपने साथ लेकर जाएं। ओके सर, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं कांस्टेबल को साथ लेकर ही जाऊंगा। अनमोल ने आज रात से लेकर अगली अमावस्या तक जंगल में रिसर्च करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसकी पूरी टीम ने जंगल में ही कैंप बना रखा था। आधी रात बीत चुकी थी कि तभी किसी आवाज ने अनमोल की नींद तोड़ दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वह बाहर देखते हुए उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आ रही आवाज अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अनमोल बिना कोई आवाज किए बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक पेड़ के पास एक परछाई है जो कैंप के बाहर जल रही आग से बन रही थी। अनमोल ने धीमे कदमों से उस परछाई की ओर बढ़ना शुरू किया। अनमोल परछाई के जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह किसी लड़की की परछाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी। अनमोल ने पेड़ के पास जाकर देखा तो वो बहुत डर गया। दरअसल अनमोल जिस परछाई के पास आया था वो तो मौजूद थी, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अनमोल ने कई बार देखा, लेकिन वो परछाई वहां खड़ी रही। अनमोल ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही अनमोल ने अपना पहला कदम उठाया, वो परछाई अनमोल से दूर भाग गई। ये देखकर अनमोल बुरी तरह डर गया। वो दौड़ते हुए अपने कैंप पर वापस आ जाता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को थामते हुए पानी पिया और माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। अपने कैंप में लेटते हुए अनमोल की आंखों के सामने वो परछाई बार बार घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। इस घटना पर विचार करते हुए अनमोल की रात बीती। अगले दिन सुबह वो कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां उसके साथी नहीं दिखे। अनमोल ने खुद से बात करते हुए कहा, आज सब कहाँ चले गए? जाकर उनके कैंप में देखता हूँ। अनमोल अपने साथियों के कैंप में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके साथी बिस्तर पर बेहोश लेटे थे। उन सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अनमोल ने तुरंत सदाशिव को फोन किया। वो बहुत घबराया हुआ था। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। सदाशिव अनमोल की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने अनमोल से कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बस अभी आता हूँ, आप वहां से कहीं मत जाइएगा। कुछ देर के बाद ही सदाशिव वहां पहुंच जाता है और वो अनमोल के साथियों का परीक्षण करता है। उसे एक चीज सभी में कॉमन नजर आती है। सदाशिव ने अनमोल को अपने पास बुलाते हुए कहा, अनमोल जी इधर आइए, ये देखिए। अनमोल के साथियों की ऐसी हालत किसने की? उन सभी में सदाशिव को ऐसा क्या दिखा जो परेशान करने वाला था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।